हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4, जिसमें आज हम इस प्रश्नावली के पहले 7 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र होने का मतलब है कि यदि हम इस सारणिक का मान ज्ञात करके बताएं तो वहाँ थीटा नहीं आ रहे हो, वह मान थीटा से स्वतंत्र हो, तो यह सारणिक भी थीटा से स्वतंत्र कहे जाएंगे। तो हम यहाँ उन्हें इस सारणिक का मान ज्ञात करके बताएंगे। सबसे पहले जो सारणिक दिया गया है उसे लिख लें। साइन थीटा माइनस एक्स, एक कॉस थीटा, एक और यहाँ x। यदि हम इस सारणिक का r1 पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं तो r1 के अनुदिश प्रसरण करने पर हमें डेल्टा का मान प्राप्त होगा। पहला अवयव है x, x के साथ गुणा में लिखेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ते हुए इन दोनों अवयवों, इन दोनों पंक्तियों, इन दोनों स्तंभों से बनने वाले सारणिक के मान को। तो x की गुणा x में करेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, एक की गुणा एक में करेंगे तो एक। दूसरा अवयव हम हमेशा माइनस लगा करके लिखते हैं, तो माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने पर यहाँ इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स साइन थीटा, बीच में माइनस, एक की गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा। तीसरा अवयव प्लस लगा करके लिखते हैं तो प्लस में कॉस थीटा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ लेने पर इनकी गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस, माइनस एक्स की गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो वह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हम एक्स कॉस थीटा लिख करके बताएंगे। इसके बाद इन्हें अंदर गुणा करके हल कर लें तो माइनस के एक्स की घात 3, माइनस में एक्स, यदि इनकी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा की माइनस कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ प्लस कॉस थीटा की गुणा एक्स कॉस थीटा में करेंगे तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं यह दोनों मान विपरीत चिन्ह के हैं, कट जाएंगे। इसके बाद जो बच रहा है उन्हें लिख लें। साथ ही इन दोनों पदों से एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान सर्वसमीका के हिसाब से 1 के बराबर होता है। तो यदि हम यहाँ इनकी जगह 1 रख लेते हैं तो माइनस एक्स और प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर में मिलेगा माइनस में एक्स क्यूब। जहाँ पर थीटा नहीं आ रहा है तो सिद्ध हो जाता है कि जो सारणिक है हमारे पास वह थीटा से स्वतंत्र है। तो क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणिक का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि LHS वाला सारणिक RHS वाले सारणिक के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम अपने LHS वाले सारणिक को यहाँ उतार लेते हैं। हमें सारणिक का मान दिया गया है a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ bc ca और ab। इसके बाद आप देखें यहाँ हमें एक स्तंभ में 1 बना करके बताना है, तो क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो पहली पंक्ति से देखें तो यहाँ दोनों जगह a स्क्वायर a आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तीसरे अवयव में a उपस्थित नहीं है। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति में यहाँ b उपस्थित नहीं है, बाकी दोनों अवयवों से हम b कॉमन ले सकते हैं और यहाँ तीसरी पंक्ति से भी हम यहाँ c कॉमन ले सकते हैं इन दोनों अवयवों से, लेकिन यहाँ c उपस्थित नहीं है। बाकी अगर हम स्तंभों की बात करें तो स्तंभों में तो तीनों के तीनों ही अवयव बिल्कुल अलग अलग प्रकृति के हैं। तो यहाँ हम कोशिश करें सबसे पहले a और यहाँ b और यहाँ c लाने की। तो यदि हम यहाँ ऑपरेशन लगा लेते हैं, r1 में a की गुणा करके लिखना है, r2 में b की गुणा करके लिखना है और r3 में c की गुणा करके लिखना है, तो हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। अब जितने भी मान की हम गुणा करते हैं उतने ही मान से हमें भाग भी करने होते हैं। तो यहाँ गुणा करने पर बचेगा a स्क्वायर a क्यूब, यहाँ abc, इसी तरीके से b की गुणा करने पर abc और यहाँ c की गुणा करने पर b, यह मान बदल करके हमें इतने प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में सारे के सारे अवयव एक जैसे हैं, तो C3 से abc कॉमन ले लेने पर
हमें मिलेगा डेल्टा बराबर ABC कॉमन ले लिया, बटे में ABC पहले ही थे, कॉमन लेने के बाद जो भी बच रहे हैं उन्हें लिख करके बताएंगे। हमने पहले और दूसरे स्तंभ में कोई बदलाव नहीं किए हैं, केवल तीसरे स्तंभ से एक कॉमन लेकर के बताया है। इसके बाद यदि आप इसका मिलान यहाँ करके देखें ABC से, तो ABC कैंसिल हो ही जाएंगे। उसके बाद यदि आप इनका यहाँ मिलान करके देखें तो अवयवों में समानता आपको दिखाई दे रही है, केवल इनके क्रम में अंतर दिखाई दे रहा है। और सारणिकों के गुणधर्म में हमने पढ़ा है कि हम परस्पर दो पंक्तियों या दो स्तंभों को बदल सकते हैं, केवल सारणिक के मान में माइनस चिन्ह से अंतर आता है। तो यदि हमें यहाँ एक का मान यहाँ चाहिए है तो कैसे हम इन्हें इस ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो पहली बार में यदि हम इन दोनों को आपस में बदल लेते हैं तो 1/3 वाले मान बिल्कुल अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। तो 1 माइनस की हमें गुणा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो यहाँ स्तंभ 1 1 1 आ चुके होंगे, यदि हम उन्हें फिर से अपने पहले स्तंभ से बदल लें तो ऑर्डर हमें इन्हीं के रूप का मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि हमें स्तंभ C3 को इन दोनों स्तंभों के आगे लेकर के आना है, इसे इन दोनों के आगे व्यवस्थित करके बताना है। तो यदि हम यहाँ 2 बार इनका मान बदल करके बताएंगे तो यहाँ सारणिक के मान में भी 2 बार माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ हम उन्हें लिख करके बताएंगे हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं। हमें C3 वाले स्तंभ को C2 और C1 दोनों के आगे लेकर के आना है। तो यहाँ हमारा जो डेल्टा का मान है वह हमें बदल करके मिलेगा। अब हम 2 स्तंभों से उन्हें परस्पर बदल रहे होंगे तो -1 की गुणा हम 2 बार कर रहे होंगे और यहाँ बदल करके हमें मिल जाएगा 1 1 1। बाकी हम इन्हें आपस में बदल रहे हैं तो दूसरे नंबर पर A² B² C², क्योंकि स्तंभ को हम इसके बिल्कुल आगे लेकर के आ रहे हैं। यहाँ A⁻3 B⁻3 और C⁻3। अब -1/2 का मान तो हमेशा धनात्मक ही होता है, तो यदि इसका मान प्लस लगा लें तो हमें सारणिक का मान मिल जाएगा 1 1 1 A² B² C² A³ B³ और C³ और यही हमें सिद्ध करके बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए सारणिक का मान हमें ज्ञात करके बताना है। तो हमने दिए गए सारणिक को यहाँ उतार लिया है। यदि हम इस सारणिक का सीधे सीधे पहली पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करके इन्हें हल कर लें तो हमें इनका मान ज्ञात हो जाएगा। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर यहाँ हमें हल करके मिलेगा। पहला अवयव है cos अल्फा cos बीटा, इनके साथ गुणा में लिखेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़कर जो भी अवयव बच रहे हैं उनसे बनने वाले सारणिक का मान। तो यदि इन दोनों की गुणा करेंगे तो cos अल्फा cos बीटा, बीच में माइनस, 0 की गुणा इस तरफ करेंगे तो 0। दूसरा अवयव हमें माइनस लगा करके लिखना होता है, तो माइनस में cos अल्फा sin बीटा, ब्रैकेट में पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ करके यदि हम इन दोनों की गुणा करके लिखेंगे तो माइनस में sin बीटा cos अल्फा और 0 की गुणा इस तरफ करेंगे तो माइनस में 0 हमें मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे अवयव को प्लस लगा करके लिखते हैं, लेकिन स्वयं में इनका चिन्ह माइनस में है इसीलिए माइनस ही लिखा जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं तो इन दोनों की गुणा करके लिखेंगे तो माइनस में साइन बीटा की गुणा यहाँ करने पर साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा sin² बीटा, माइनस में साइन अल्फा और sin² बीटा, बीच में फॉर्मूले का माइनस। cos बीटा की गुणा इस तरफ करेंगे तो cos² बीटा और यहाँ sin अल्फा cos² बीटा। इसके बाद इन्हें आगे हल करके बताएं तो आप देखें यदि इन दोनों की गुणा आपस में करके बताएं तो cos अल्फा दोनों एक जैसे हैं, cos बीटा दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ हम वर्ग रूप में इन्हें लिख करके बताएंगे cos² अल्फा गुणा cos² बीटा। ऐसे ही इन दोनों की यदि हम गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos अल्फा sin बीटा गुणा करने पर cos² अल्फा गुणा में sin² बीटा। साथ ही यहाँ इन दोनों से माइनस कॉमन लेकर के बताएं तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन अल्फा यहाँ पहले से हैं, साथ ही यहाँ साइन अल्फा और कॉमन आ रहे हैं तो एक साइन अल्फा पहले से हैं, एक साइन अल्फा कॉमन ले रहे हैं, वर्ग हो जाएगा, अंदर बचेगा sin² बीटा, माइनस प्लस हो चुके होंगे क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिए हैं और यहाँ cos² बीटा। इसके बाद इन्हें हल कर लें तो आप देख रहे हैं पहले स्टार्टिंग 2 टर्म से क्या कॉमन लेकर के बता सकते हैं, cos² अल्फा और cos² अल्फा। cos² अल्फा कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा cos² बीटा प्लस sin² बीटा, यहाँ प्लस में sin² अल्फा गुणा
साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों के कोणीय मान एक जैसे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका से मान एक होता है। इसी तरीके से यहाँ सर्वसमीका बन रही है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका भी मान सर्वसमीका से एक के बराबर होता है, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। एक की गुणा कॉस स्क्वायर अल्फा में करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा ही आएगा। फिर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है और आइडेंटिटी के हिसाब से इसका मान एक के बराबर होता है। तो इस तरीके से दिए गए सारणिक का मान हमें प्राप्त हो जाता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और सारणिक का मान, जो भी सारणिक हमें दिया गया है उसका मान 0 के बराबर है, तो हमें सिद्ध करके बताना है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा या फिर a बराबर b बराबर c होगा। तो इसका मतलब है हमें इस सारणिक को हल करके ये गुणनखंडन चाहिए होंगे जिससे कि हमें यह मान प्राप्त हो जाए। तो एक तो हमें सीधे सीधे गुणनखंड की जरूरत होगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी ये गुणनखंडन आना चाहिए। इसी तरीके से जब हमें a बराबर v सिद्ध करना होगा तो हमें चाहिए होगा a माइनस बी बराबर एक गुणनखंड होगा, 0 के जो भी मान बराबर 0 रखे जा सकते हैं वह सभी गुणनखंडन चाहिए होंगे। इसी तरीके से b और c को बराबर रखेंगे तो b माइनस सी बराबर 0 आएगा, तो एक गुणनखंडन b माइनस सी की जरूरत पड़ेगी। यदि a और c को हम बराबर रखेंगे तो हमें a माइनस सी या c माइनस a एक गुणनखंडन जरूरत पड़ रहा होगा। तो यहाँ हमें कम से कम 4 गुणनखंड तो अवश्य ही प्राप्त करने होंगे, बाकी अदर जो भी मान आ रहे होंगे उन्हें भी हम साथ लेकर के चलेंगे यदि हमें वह प्राप्त हो रहे होंगे। तो सबसे पहले दिए गए सारणिक का मान हम यहाँ आगे नोट कर लेते हैं। तो यह है हमें दिया गया सारणिक। यहाँ हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना होगा जिससे कि हमें अभिष्ट गुणनखंडन अपने प्राप्त हो जाएं। तो यदि आप यहाँ स्तंभों को जोड़ करके देखें, तीनों अवयवों को जोड़ करके देखें तो 2a 2b प्लस 2c मिल जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों अवयवों को जोड़ करके देखें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ से भी 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पंक्तियों को भी जोड़ लेते हैं तो 2a प्लस 2b प्लस 2c सभी अवयवों में आपको एक जैसे मान ही मिल जाएंगे। तो चाहे तो आप तीनों पंक्तियों को जोड़ करके बता दें, चाहे तीनों स्तंभों को जोड़ करके बता दें। तो हम यहाँ ऑपरेशन लगा लेते हैं। हम अपने पहले स्तंभ को बदल रहे हैं सभी स्तंभों के योगफल से, तो हमें यहाँ मिलेगा, और सभी मान 2 बार आ रहे हैं तो साथ ही साथ हम 2 कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी, सारे के सारे अवयव एक जैसे ही हमें मिल जाएंगे। बाकी दोनों स्तंभों के अवयवों को ऐसे का ऐसा ही लेकर के चलने पर। इसके बाद आप देख रहे हैं पहले स्तंभ से एक जैसा मान आपको दिखाई दे रहा है, तो उस मान को कॉमन निकाल लेने पर 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी, c1 से कॉमन लेने पर हमें बचेगा 1 1 1। बाकी दोनों स्तंभों के मान ऐसे के ऐसे ही रख लें, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ c प्लस a। इसके बाद हम कोशिश करें कि यहाँ इस एक की मदद से कम इन दोनों अवयवों को तो 0 बना ही लें। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को बदलना है R2 माइनस R1 से और R3 को भी बदलना है R3 माइनस R1 से। तो हमें डेल्टा का मान हल करके मिलेगा, जो भी मान कॉमन थे वो तो ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। पहली पंक्ति में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, उसे ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा के बताना है 0। a प्लस बी में से c प्लस a घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएंगे, b माइनस c यहाँ बच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ c माइनस a, यहाँ 0, b माइनस a और यहाँ c माइनस b बच जाते हैं। अब यदि हम इस दिए गए सारणिक का c1 के अनुदिश प्रसरण कर लें, क्योंकि 2 0 तो बनी चुकी हैं, एक ही तो अवयव बच रहा है, तो c1 के अनुदिश प्रसरण करने पर हमें मिलेगा डेल्टा का मान 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ एक के साथ प्रश्न करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके इन दोनों की गुणा, बीच में माइनस और इन दोनों की गुणा। तो इन्हें ऐसे ही लिख लें, b माइनस सी गुणा c माइनस बी, बीच में माइनस c माइनस a गुणा b माइनस a। यदि इनके अंदर गुणा करके बताएंगे तो हमें कितना मिलेगा, b माइनस सी की गुणा c माइनस b में करें तो बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ प्लस में बी सी, इनकी गुणा आपस में करेंगे
तो बी सी, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से बाकी सबके चिन्ह बदलते चले जाएंगे। माइनस में बी सी, सी की गुणा ए में करेंगे, माइनस में ए सी, लेकिन यहाँ लिखेंगे प्लस में ए सी, माइनस ए बी बदल करके प्लस के ए बी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन हम लिखेंगे माइनस में ए स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, माइनस की वजह से सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। यदि आप यहाँ एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो पहले आप गुणा कर लें, बाद में माइनस चिन्ह की गुणा अगले स्टेप में भी करके बता सकते हैं। तो 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, क्या अब यहाँ कोई मान कट रहे हैं तो बी सी से बी सी कट रहे हैं, बाकी सारे मानों को लिख लें। तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद ए बी सी ए सी, सभी को हम ऑर्डर में लिख के बताएं, ए बी सी, और यहाँ सी ए या ए सी, आप कुछ भी उन्हें लिख करके बता सकते हैं। यदि हम यहाँ पूरे मान में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा माइनस में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ अंदर बदल करके हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी, माइनस में बी सी, और माइनस में सी ए। यह मान हमें बदल करके मिल जाते हैं जब हमने माइनस कॉमन ले लिया है। इसके बाद जो हमें गुणनखंडन में चाहिए है वह हमें ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी कहीं से लाना पड़ेगा, बी माइनस सी और ए माइनस सी भी लाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहे हैं, यदि हमें यहाँ साथ में माइनस में 2ab और मिल जाए तो इनका फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ हम क्या करें, इस 2 को अंदर की तरफ ले जाएं, तो यहाँ 2ab, यहाँ 2bc, यहाँ 2ca मिल जाएंगे। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और 2 की गुणा अंदर करने पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस में 2ca। अब इन्हें पूर्ण वर्ग बना लेने पर यदि हम 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर और यहाँ से एक b स्क्वायर लेकर के माइनस के 2ab यहाँ लिख लेते हैं तो हमें एक फॉर्मूला पता चल जाएगा। इसी तरीके से 2bc के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए एक b स्क्वायर और c स्क्वायर ले लें और माइनस में 2bc को लिख लें। इसी के साथ 2ca का फॉर्मूला बनाने के लिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को और माइनस में 2ca को इसके साथ हम लिख करके बता लें। तो यदि आप इन्हें हल करके देखेंगे तो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर भी 2b स्क्वायर, और यहाँ पे भी जोड़ने पर 2 बार ही c स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ इस पूरी पंक्ति को हल करने पर आपको वापस से यही मान मिल जाएंगे। इसका मतलब है इस दी गई पंक्ति को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करके बता सकते हैं। अब ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ये b माइनस सी होल स्क्वायर और ये c माइनस ए होल स्क्वायर का हमें मिल जाता है। तो जो भी फॉर्मूले यहाँ बन रहे थे हमने सभी को बदल करके लिख लिया है। इसके साथ ही हमें यहाँ डेल्टा का मान 0 के बराबर दिया गया था क्वेश्चन में, डेल्टा बराबर 0 है। तो यदि डेल्टा के मान को 0 के बराबर रख करके चलें, जो भी हमें डेल्टा का मान प्राप्त हुआ है प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल 0। इसके बाद यदि किन्हीं भी 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब है या तो पहले वाला गुणनखंडन 0 के बराबर होगा या फिर दूसरे वाला गुणनखंडन 0 के बराबर रहा होगा। b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर बराबर 0। तो यह मान तो हम ऐसे ही रख करके चलेंगे क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। अब इस मान को कैसे हम हल करके बता सकते हैं, तो इस मान को तो ऐसे ही लिख लें। अब यहाँ सभी मान वर्ग रूप में दिए गए हैं और किसी भी संख्या का वर्ग या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ऐसे ही सभी मानों के लिए यह बात सत्य होगी कि प्रत्येक संख्या का वर्ग या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यदि इनमें से कोई भी एक मान भी 0 से बड़ा हो जाता है तो जोड़ने पर वह हमें आंसर 0 नहीं देंगे। तीनों वर्गों का मान जोड़ने पर 0 तभी आ सकता है जब तीनों के अलग अलग मान 0 के बराबर रहे होंगे, क्योंकि सबसे छोटा मान 0 ही हो सकता है, बाकी सभी मान तो धनात्मक होंगे और धनात्मक मानों को जोड़ने पर हमें कभी 0 नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस स्थिति को सत्य बनाने के लिए हमें जरूरत है कि यह तीनों के तीनों पद अलग अलग 0 के बराबर हों। तो यहाँ हम इन्हें हल करके लिख सकते हैं कि या तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो वर्ग को यदि हम यहाँ से हटा देते हैं तो a माइनस बी बराबर 0 चाहिए है, साथ ही b माइनस सी बराबर 0 भी चाहिए हैं और इसी के साथ c माइनस ए भी बराबर 0 ही हमें चाहिए हैं।
तो यहाँ फिर से यदि हम इन्हें हल करके बताएं तो इन्हें हल करने पर मिलेगा a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a। अब यहाँ तीनों मान आपस में बराबर हैं तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c, यही हमें सिद्ध करके बताना था जो भी वह क्वेश्चन में हमसे सिद्ध करवा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का मान 0 के बराबर नहीं है, साथ ही इस समीकरण को 0 के बराबर लिख करके दिया गया है, एक सारणिक का मान 0 के बराबर है, तो इसे हल करके हमें मान ज्ञात करके बताना है, जिनका भी मान हम ज्ञात करके बता सकते हैं। अब क्योंकि समीकरण x के पदों में है तो इसका मतलब है हमें x का मान ज्ञात करके बताना है। तो हमने दिए गए सारणिक को यहाँ लिख लिया है। फिर से यदि आप स्तंभों के तीनों अवयवों को जोड़ करके देखें तो 3x प्लस a, प्रत्येक मान से हमें जोड़ने पर 3x प्लस a ही प्राप्त होने वाला है। चाहे आप पंक्तियों में जोड़ लें चाहे स्तंभों में जोड़ लें, तो कोई भी ऑपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ बदल लेते हैं c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 से, तब हमें डेल्टा का मान बदल करके मिलेगा 3x प्लस a, 3x प्लस a और यहाँ भी 3x प्लस a। बाकी सभी मान ऐसे के ऐसे ही हम यहाँ लिख करके बताएंगे x और x प्लस a। अब क्योंकि यह मान सभी में कॉमन है तो इसे हम यहाँ कॉमन लेकर के बता सकते हैं। तो 3x प्लस a यदि हम c1 से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 1 1, यहाँ x प्लस a, x और यहाँ x प्लस a, यह मान हमें पता चल जाता है। यदि हम यहाँ इस एक की मदद से इन दोनों को 0 बना लें तो शायद इसे हल करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को बदलना है R2 माइनस R1 से और R3 को बदलना है R3 माइनस R1 से। इन दोनों ऑपरेशनों को लगाने के बाद हमें यहाँ मिलेगा 1 0 0 और यहाँ x प्लस a में से यदि x घटाएंगे तो a बचेगा और यहाँ 0 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ 0 और यहाँ x प्लस a से x घटाने पर यहाँ हमें a प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो भी मान यहाँ दोनों ऑपरेशन लगाने पर हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हमने लिख लिया है। यदि अब हम इसका प्रश्न करके बता दें तो यहाँ हमें c1 के अनुदिश प्रश्न करने पर प्राप्त होगा 3x प्लस a, 1 की गुणा करके बतानी है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस में 0, इन्हें हल कर लेने पर 3x प्लस a और गुणा में a स्क्वायर। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर है, तो जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का मान हल करके आया है उसे हम 0 के बराबर रख लेंगे। साथ ही क्वेश्चन में दिया गया है कि a का मान 0 के बराबर नहीं है। जब a 0 नहीं है तो इसका मतलब है दूसरे वाला जो गुणनखंडन हमें प्राप्त हुआ है वह 0 के बराबर रहा होगा। तो यदि हम यहाँ से x का मान हल कर लें तो माइनस में a/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। यही हो जाएगा दी गई समीकरण का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए इस सारणिक का मान 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले अपने LHS वाले सारणिक को यहाँ लिख लेने पर इसके बाद जो हमें गुणनखंड चाहिए हैं वह प्लस माइनस के साथ नहीं चाहिए हैं, सभी सीधे सीधे गुणा में चाहिए हैं। तो हम कोशिश करें कि हमें प्रारंभ में ही कुछ कॉमन दिखाई दे सकता है। तो यदि आप पहली पंक्ति में देखें तो यहाँ a है लेकिन यहाँ a नहीं है। ऐसे ही जब एक पंक्ति में कॉमन नहीं है तो बाकी पंक्तियों को भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। पहले स्तंभ में देखेंगे तो यहाँ a, इन दोनों से भी a और तीसरे अवयव से भी a हमें प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ b और यहाँ हमें c अवयव कॉमन प्राप्त हो सकता है। तो हम यहाँ यही काम करेंगे, c1 से a कॉमन लेंगे, c2 से b कॉमन लेंगे और c3 से c कॉमन लेकर के बताएंगे। तो डेल्टा का मान हमें मिलेगा a b c। बारी बारी से प्रत्येक स्तंभ से a b c कॉमन ले लेने पर यहाँ बचेगा a, यहाँ पर हमें मिलेंगे a प्लस b, यहाँ b कॉमन लेने के बाद c b, b प्लस c और यहाँ c कॉमन लेने के बाद a प्लस c, a और c। इसके बाद हमारी कोशिश होती है 0 बनाने की। तो आप देख रहे हैं यदि हम इन्हें 0 बनाने की कोशिश करें तो यदि हम a में b जोड़ लेते हैं तो a प्लस b हो जाएगा और यदि इन दोनों को जोड़ करके इसमें से इसे घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो यहाँ हमें काम करना पड़ेगा कि यदि हम यहाँ इन दोनों को जोड़ने के लिए दोनों पंक्तियों को जोड़ लें और उसमें से अपनी दूसरी पंक्ति को घटा करके बता दें तो यहाँ 0 बन सकता है। इसी तरीके से यदि आप स्तंभों में भी देखें तो यदि हम a प्लस c
इन दोनों को जोड़ लें, पहले और दूसरे स्तंभ को, और उसमें से तीसरा स्तंभ घटा दें तो भी यहाँ 0 बन सकता है। तो आपके पास फिर से इस क्वेश्चन में 2 चॉइस हैं, चाहे तो आप R में ऑपरेशन लगाएं, चाहे आप C में ऑपरेशन लगा करके बताएं। तो यदि हम C1 को बदल लेते हैं, C1 + C2, इन दोनों को जोड़ लें और उसमें से घटा दें C3 वाले मान को, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0, और बाकी जो भी अवयव यहाँ बच रहे होंगे उन्हें लिख करके बता दें। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमें यह मान यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद क्या हम कहीं और से भी कोई मान 0 बना करके बता सकते हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 भी आ रहा है और यहाँ पर भी 2 भी आ रहा है। यदि हम यहाँ इन्हें घटा लें तो कम से कम एक 0 तो और बना करके बता ही सकते हैं। तो R2 को यदि हम बदल लेते हैं R2 - R3 से, R2 में से जैसे ही R3 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। तो डेल्टा बराबर ABC, पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं, दूसरी पंक्ति में इन्हें हल करेंगे 0, B में से B + C घटाएंगे -C, A से C घटाएंगे A - C। बाकी तीसरी पंक्ति में भी हमने कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद इनका C1 के अनुदिश यदि हम सीधे सीधे प्रश्न कर लेते हैं, डेल्टा का मान हमें मिलेगा ABC। पहले स्तंभ में चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ हमें मान लिखना है 2B को प्लस में, अंदर बचेगा पहली स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छोड़ लेने पर C की गुणा A - C में करनी पड़ेगी, बीच में माइनस C की गुणा A + C में करनी पड़ेगी, तो A + C। बाकी यदि हम इन्हें आगे हल करके बताएं तो हमें मिलेगा, इनकी गुणा करने पर 2AB²C, C की गुणा अंदर करेंगे AC - C², C की गुणा अंदर करेंगे तो AC + C²। जो भी मान कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे, तो 2AB²C गुणा में 2AC। फिर से यदि इनकी अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, A भी 2 बार और C भी 2 बार, A² B² और C²। यही हमें सिद्ध करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A इनवर्स का मान दिया गया है, साथ ही सारणिक B का मान दिया गया है, आव्यूह B दे रखा है, तो हमें AB होल इनवर्स का मान ज्ञात करके बताना है। अब AB होल इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए या तो हमें A और B चाहिए थे, उनकी गुणा करके तब हम उनका इनवर्स निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ हमें A इनवर्स दिए गए हैं जिनसे हम A नहीं निकाल करके बता सकते हैं। तो यदि आप यहाँ एक फॉर्मूला AB होल इनवर्स इक्वल B इनवर्स गुणा A इनवर्स, तो यदि हम AB होल इनवर्स का मान निकालने के लिए B इनवर्स गुणा A इनवर्स भी बता दें तो भी आंसर सही ही होगा। अब हमारे पास A इनवर्स तो है, लेकिन B इनवर्स का मान हमें ज्ञात करने की जरूरत है। अब B इनवर्स का मान हम उसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं जैसा कि अब तक आप सीखते हुए आए हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट B का मान ज्ञात करेंगे, यदि वह 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब है V व्युत्क्रमणीय है। उसके बाद इसके एडजॉइंट का मान ज्ञात करते हुए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे एडजॉइंट B बटे डिटर्मिनेंट P से। तो यहाँ उसी विधि से B इनवर्स आप खुद से ज्ञात करेंगे, हम सीधे सीधे उसका आंसर आपको लिख करके बता रहे हैं कि B इनवर्स आपको कितना मिलने वाला है। तो यहाँ हमने B इनवर्स का मान लिख लिया है, साथ ही AB होल इनवर्स इक्वल B इनवर्स गुणा A इनवर्स वाले फॉर्मूले से यदि हम B इनवर्स का मान यहाँ लगा लें 3 1 2 2 1 2 6 2 5 और गुणा में A इनवर्स का मान लगा लें जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2, इनकी गुणा हम करके बताएंगे और वही हमारा AB होल इनवर्स का आंसर होगा। तो यहाँ हमने B इनवर्स गुणा A इनवर्स को लिख लिया है। सबसे पहले पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में कर लेने पर 3 × 9 -30 + 30, उसी विधि से सारे के सारे अवयवों को हम लिख करके बताएं -30 + 30। पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करने पर -3 + 12 -12। पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ में करने पर 3 -10 + 12। दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से तीनों स्तंभों में करने पर 3 -15 + 10, यहाँ -1 + 6 - 4, यहाँ हमें मिलेगा 1 -4 और प्लस में 4। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से तीनों स्तंभों में करने पर 6 -30 प्लस में 25, यहाँ हमें मिलेगा -2 + 12 माइनस में 10, यहाँ 2 -10 और प्लस में 10। यदि हम इन सारे मानों को हल करके बताएं तो -30 से +30 कैंसिल, यहाँ 9 बचेंगे, ये दोनों कैंसिल -3। यदि इन्हें हल करेंगे तो यहाँ 12 और 3 15 से 10 घटाएंगे 5, यहाँ 10 और 3 13, 15 से 13 घटाने पर -2, यहाँ
6 और 5 घटाने पर प्लस में 1, यहाँ 0, यहाँ इन्हें हल करेंगे तो फिर से 1, 31 हो जाएगा। 31 से 30 घटाने पर 1, यहाँ 12 से 12 घटाएंगे 0 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2। तो यही हो जाता है हमारा AB होल इनवर्स का आंसर। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।